अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक कहानी है। आज की कहानी काले जादू के बारे में है। आपने कभी न कभी कहीं काले जादू का जिक्र सुना होगा और ये भी सुना होगा कि ये कितनी बुरी और शैतानी चीज़ है। हमारे मज़हब में ये मना है इसी वजह से क्योंकि काला जादू नस्लें तबाह कर देता है। इसकी एक ज़िंदा मिसाल, एक ऐसा खौफनाक दिल दहला देने वाला वाक़या जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिसने सालों से ये सब कुछ बर्दाश्त किया और आज तक बर्दाश्त करती आ रही है। ये कहानी थोड़ी लंबी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कहानी पूरी सुनिएगा, तभी आपको इस कहानी का सही मज़ा आएगा। ये उन लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है जो चुपचाप सब बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि जब काले जादू का असर होता है तो सबसे पहले उस घर का सुकून चला जाता है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से है। मैं इस छोटे से शहर में रहता हूँ जो कि सूबा पंजाब का आखिरी शहर है और इससे आगे सिंध शुरू हो जाता है। मैं ज़ाती मामलात की वजह से प्राइवेसी रखूँगा और इस कहानी के किसी भी किरदार का नाम नहीं लूँगा। ये बात 2010 की है। तब मेरी उम्र 12 से 13 साल थी। हमारा घर हवेली जैसा बना हुआ था। मतलब हवेली जितना बड़ा तो नहीं था, मगर उसका डिज़ाइन वैसा ही था। दरमियान में बड़ा सहन और लेफ़्ट और राइट और फ्रंट पर कमरे। लेफ़्ट राइट के कमरों का डिज़ाइन सारा बिल्कुल सेम था। बड़ी से बड़ी चीज़ से लेकर छोटी से छोटी चीज़ तक ये घर मेरे खालू ने बनवाया था। तो उन्होंने मेरी अम्मी को अपने इस घर का आधा हिस्सा गिफ्ट के तौर पे दिया और कहा कि आप लोग यहाँ आकर रहें। हम लोग पहले कहीं और रहते थे, लेकिन फिर हमने इस घर में रहना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी और मेरे खालू का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था और मेरी अम्मी मेरे खालू को बड़ा भाई मानती थी। यहाँ तक था कि मेरी बड़ी बहन को भी मेरे खालू ने लेकर पाला हुआ था। अब हुआ यूँ कि मेरे खालू काफ़ी रिच थे। उस वक्त वो एक अरसा बहरीन में रह कर आए थे। वहाँ उनकी बहुत अच्छी जॉब थी। अब वो रिटायर्ड हो चुके थे, वो वापस आए थे और अब बस घर पर ही रहते थे और अपना ज़्यादातर वक्त फैमिली के साथ ही गुजारना चाहते थे। जब उन्होंने घर रहना शुरू किया तो अब घर में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम बन गया था। घर के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में मेरे खालू, खाला और उनकी बेटी रहते थे और एक हिस्से में मेरी फैमिली, यानी कि मेरी अम्मी, अप्पू, मेरी बहन और मैं, हम घर में रहते थे। घर के राइट साइड और फ्रंट वाला हिस्सा, राइट साइड का, वो उनका हिस्सा था और लेफ़्ट साइड और फ्रंट लेफ़्ट वाला हिस्सा हमारा घर था। दरमियान में बड़ा सहन था। अब हुआ यूँ कि क्योंकि मेरे खालू ने मेरी बहन को भी लेकर पाला हुआ था, तो मेरी अम्मी से उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। लेकिन मेरी खाला और खाला की बेटी को ये मसला हुआ कि कहीं हमारा बाप इस मुँह बोली बेटी को भी अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दे दे। तो उन्होंने खालू को जैसे तैसे करके हमारी फैमिली के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया। लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। बात यहाँ तक आ गई कि मेरे खालू ने जो घर का हिस्सा हमें तोहफ़ा दिया था, खालू उस हिस्से के पैसे माँगने लगे, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन मेरी अम्मी किसी भी लड़ाई के हक़ में नहीं थी, तो मेरी अम्मी ने हाँ कर दी। मेरी अम्मी की जॉब उस वक्त बहुत अच्छी थी। मेरी अम्मी तब 19th ग्रेड में एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी। तो हमने कुछ टाइम मांगा और फिर घर के पैसे दे दिए। हमारे हिस्से के घर के पैसे देने के बाद उन्होंने कहा कि अब दरमियान में दीवार भी होनी चाहिए। तो फिर
दीवार भी बना दी गई। अब जॉइंट फैमिलीज अलग हो चुकी थी, प्यार मोहब्बत के रिश्ते ख़त्म हो चुके थे। अब मेरे खालू मेरी अम्मी के साथ और हम बच्चों के साथ अटैच तो थे, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली के कहने पर ये सब कर दिया था। मगर अब भी वो पछतावे में थे। मेरी अम्मी ने फिर भी कोई फ़र्क ना किया। अगर कभी मेरे खालू हमारे घर आ जाते तो मेरी अम्मी और हमारा रवैया उनके साथ बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमें भी पता था कि किसने क्या किया है। अब खालू थोड़ा अकेला फ़ील करने लग गए थे। उनकी बेटी और उनकी फैमिली ख़ास उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना नहीं पा रही थी। अब उनकी ज़िंदगी में एक इंसान की एंट्री हुई। मुझे आज भी उस बंदे की शक्ल याद है, क्योंकि वो बहुत अजीब सा लगता था। उसकी हाइट नॉर्मल से थोड़ी छोटी थी और उसकी लंबी दाढ़ी थी, लाल रंग की दाढ़ी, और वो अक्सर सर पर एक पीले रंग का कपड़ा बांधा करता था। उसकी मेरे खालू के साथ दोस्ती हो गई। मेरे खालू का उसके पास आना जाना और उसका मेरे खालू के पास आना जाना शुरू हो गया। वो बंदा काला जादू करता था। उसने मेरे खालू को किसी तरह ट्रैप कर लिया कि तुम ये अमल इख्तियार करो, ये अमल करने से तुम्हारे घरेलू मसाइल हल हो जाएंगे या तुम्हारा जो भी मामला है। लेकिन मेरे खालू उसकी बातों में आ गए और उन्होंने घर में अजीब सी किताबें और अजीब सी चीज़ें लाना शुरू कर दी। हमारे घर में 2 कमरे नीचे हैं और एक छोटा सा सेहन और एक कमरा ऊपर है, और खालू के घर का भी सेम मैप है। और उन्होंने ऊपर वाले कमरे में अब वो अजीब सी किताबें और चीज़ें लाना शुरू कर दी थी, और अब उन्होंने ज़्यादातर वक्त उस कमरे में गुजारना शुरू कर दिया था। हमारे घर आते थे, वो भी आना छोड़ दिया था। मैं तब छोटा था, मुझे अक्सर उस कमरे में बुलाकर बिठा लेते और मेरे दोनों हाथों के अंगूठे जोड़कर उसको देखते रहते और फिर कुछ पढ़ते रहते। मुझे कुछ अजीब लगा और कुछ समझ नहीं आया। मैंने एक दिन अपनी अम्मी को बता दिया कि खालू के पास जब मैं कभी जाता हूँ तो ऐसा होता है। अम्मी ने मुझे मना कर दिया। अब आगे जो हुआ वो मैंने नहीं देखा। वो मेरी वो मेरे खालू खुद बताते हैं कि क्या हुआ था, और कुछ वाक़यात मेरी खाला और मेरी अम्मी ने बताए थे मुझे। खैर, अब हुआ यूँ कि खालू अब कुछ ही अरसे में वो इल्म काफ़ी हद तक सीख चुके थे, और अब वो बाकायदा चिल्ले काटना शुरू हो गए थे। खाला बताती हैं कि उन्होंने खालू को ऊपर वाले कमरे में बैठकर अगरबत्तियां जलाकर कुछ पढ़ते देखा था। खाला बताती हैं कि वो चौकड़ी मारकर बैठ जाते और इस हालत में अपनी कमर और टांगों को दुपट्टे से बांध लेते ताकि पोजीशन मेंटेन रहे, और वो पूरी पूरी रात इसी हालत में गुजार देते थे। ये चीज़ खौफनाक तो थी, लेकिन आने वाले वक्त में जो हुआ उसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। खालू बताते थे कि उन्होंने वो चिल्ले पूरे कर लिए थे और अब वो इल्म सीख चुके थे। खाला बताती हैं कि वो सारी सारी रात चौकड़ी मारकर एक सफ़ेद चादर ओढ़कर उस कमरे में अगरबत्तियां और मोमबत्तियां जलाकर बैठे रहते। खालू को खालू के उस दोस्त ने कोई नया अमल बता दिया था, जो कि किसी मखलूक को काबू करने का अमल था, और खालू को कहा कि ये अमल तुमने रात के दूसरे पहर में शुरू करके रात के आखिरी पहर में जारी रखना है, और सूरज तलू तक इसको जारी रखना है। सूरज निकलने पर यह अमल मुकम्मल हो जाएगा और एक मखलूक तुम्हारे कब्ज़े में होगी। और बताया कि तुम जब ये अमल करोगे तो तुम अपने गिर्द एक घेराव बनाओ, एक सर्कल ड्रा करो, और अमल के दौरान तुम उस सर्कल में रहना तो सेफ रहोगे। अगर तुम बाहर निकले तो तुम जान से भी जा सकते हो।
और तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मेरे खालू ने रात के वक्त उसी तरह सब हिदायत को नज़र में रखते हुए अपना अमल शुरू किया। वो बताते थे कि मैंने अपने गिर्द एक सर्कल बनाया और अपना अमल पढ़ना शुरू कर दिया। खालू ने कहा कि मैं बार बार अमल दोहरा रहा था। कुछ ही वक्त बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म मेरे बस से बाहर जा रहा है। उस पर मेरा इख्तियार ख़त्म हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मुझ पर हावी हो रही है। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और अब मुझे घबराहट होने लगी थी। आप यकीन करें, इन मामलात को काफ़ी साल हो चुके हैं, मगर आज भी आपको ये कहानी बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे इन मामलात से आज भी डर लगता है। खैर, मेरे खालू ने फिर भी वो अमल जारी रखा। वो कहते थे कि कभी मुझे यूं लगता था कि मेरे पास एक बिल्कुल तैयार दुल्हन बैठी है, और कभी मुझे लगे कि किसी औरत को कोई मार रहा है और वो रो रही है, और कभी कमरे के बाहर से मदद की आवाज़ दे रही है। मुझे लगे कि मेरे पीछे एक छोटा बच्चा रो रहा है। मेरे खालू कहते हैं कि मैं फिर भी अपने अमल को तैयार मेरे खालू कहते हैं कि मैं फिर भी अपने अमल को करता रहा और अपना काम जारी रखे हुए था और अपने उसी सर्कल में मौजूद था और अपना अमल कर रहा था। मगर फिर जो हुआ वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मुझसे एक गलती हो गई और मेरा अमल टूट गया। मैं अमल जारी रखे हुए था और सुबह का वक्त होने में कुछ ही मिनट बाकी रह गए थे। मेरे खालू कहते हैं कि मैं सारी रात से जो अमल कर रहा था और जो कुछ बर्दाश्त कर करके यहाँ तक पहुँचा था, अब वो सब कुछ ज़ाया हो चुका था, क्योंकि वो मखलूक सारी रात मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं डरा, मगर आखिरी वक्त में जो हुआ उसने मुझे डरने और वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि पहले तो दुल्हन का नज़र आना, औरत का रोना, बच्चे का रोना था, मगर अब अचानक मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत जो कि बिल्कुल दुल्हन के गेटअप में है, उसके हाथ में एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, और उसके दूसरे हाथ में एक छुरी है। बच्चे का गला कटा हुआ है, छुरी से खून टपक रहा है और मेरे उस सर्कल के अंदर आ रहा है, और वो औरत उस बच्चे का गोश्त खा रही है जहाँ से गला कटा हुआ है। बस उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे होश उड़ गए। मैंने अमल छोड़ा, सब कुछ छोड़कर उस कमरे से बाहर निकल गया और उस दिन के बाद तौबा कर ली कि आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मगर क्योंकि वो अमल गलती की वजह से बिगड़ गया था, तो अब मेरे खालू बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले थे, जिसका ना तो किसी घर वाले को अंदाज़ा था और ना मेरे खालू को अंदाज़ा था। अमल को पूरा ना करने से मेरे खालू को ऐसा लगा कि कुछ नहीं होगा, बस बात आई गई हो गई है। उन्होंने अल्लाह तौबा शुरू कर दी। नमाज तो खैर वो पहले भी पढ़ते थे, मगर अब वो अल्लाह से माफ़ी मांगा करते थे। मगर अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब मेरे खालू की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। मेरे खालू को अब वो अमल के साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए थे। वो अक्सर अकेले बैठकर बातें करते रहते थे। उनकी एक आँख की पुतली हरकत करना बंद हो गई थी। जैसे हम इधर उधर देखने के लिए नज़र घुमाते हैं, उस तरह उनकी सिर्फ एक आँख हरकत करती थी। एक दिन वो बाथरूम से निकलते वक्त गिर गए और बेहोश हो गए। जब अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन सरवाइव कर गए हैं। लेकिन उनको हेपेटाइटिस बी और सी भी डायग्नोज हो गया था।
जो कि लास्ट स्टेज पर था। अब सब शौक में थे कि सब कुछ एक साथ अचानक कैसे, लेकिन शायद वो सब उसी अमल की वजह से था। इस हालत में खालू थे कि उनको कुछ पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब इस दौरान ये हुआ कि हमारे घर की जो सेंटर वाली दीवार थी, जो घर की पार्टीशन की वजह से बाद में बनाई गई थी, उस पर एक बिल्ली ने आकर बैठना शुरू कर दिया। वो बिल्ली रोज़ आकर उस दीवार पर बैठ जाती और वो सफ़ेद रंग की बिल्ली थी। वो रोज़ आती और आकर रोना शुरू कर देती, जिस तरह कोई बिल्ली दर्द में हो और दर्द से करा रही हो। उस बिल्ली की वो कैफियत होती और वो बिल्ली रोज़ आती दीवार पर ज़ोर ज़ोर से रोती। हालांकि घर वाले भी उस बिल्ली से तंग थे और हम लोग भी, क्योंकि वो दीवार दोनों घरों के दरमियान में थी। इस बिल्ली को मारा, डराया, वाइपर से डराया, जूते मारे, लेकिन यकीन करें वो बिल्ली बजाय डरने के, भागने के, आगे से गुर्राती थी हमें। और वो अपनी मर्जी से आती थी और अपनी मर्जी से जाती थी, लेकिन उसका आना और रोना एक रोज़ की रूटीन बन गई थी। अब एक अजीब सा माहौल था, सब खालू की परेशानी में थे और ऊपर से इस बिल्ली का रोज़ाना ऐसा करना घर में अजीब सी बेचैनी और बेसुकूनी का माहौल पैदा कर रहा था। एक दिन मेरी खाला और मेरी कज़न किसी काम से बाहर गई थी और उनको वापस आते ज़्यादा टाइम लग गया। मेरी अम्मी को अचानक ख्याल आया कि मैं एक दफ़ा भाई को, यानी मेरे खालू को चेक कर रहा हूँ कि वो ठीक हैं, उनको कोई चीज़ ना चाहिए हो। अम्मी ने दरवाज़ा बजाया मगर कोई जवाब नहीं आया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अम्मी को कुछ ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने फ़ौरन साथ वाले हमसाए से भाई को बुलाया और उसको कहा कि ये मसला है, तुम ज़रा हमारे घर की दीवार से झांक कर देखो कि सब ठीक है, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। वो लड़का दीवार से चढ़कर झांकता है और कहता है कि आंटी, अंकल तो बिल्कुल ठीक है, वो तो सामने बैठे हैं, बस खाना खा रहे हैं। मेरी अम्मी उस लड़के को फिर से बोलती हैं कि नहीं, तुम दोबारा देखो कि वो ठीक है या नहीं। तो वो लड़का फिर देखता है, तो वो देखता है कि कुछ अजीब है। अजीब बात ये थी कि बंदा बैठा भी है, ऐसा भी लग रहा है कि वो खाना खा रहा है, मगर जो नवाला थोड़ी देर पहले उसने देखा था, यानी कुछ सेकंड पहले, वो अभी भी उसी बंदे के हाथ में है और वो वही नवाला उसी पोजीशन में बैठे हुए देख रहा है, यानी वो बंदा अपनी जगह पर फ्रीज है। ये बहुत ही अजीब बात थी। उस लड़के ने मेरी अम्मी को बताया। मेरी अम्मी ने बोला कि तुम ऐसा करो, दीवार से अंदर जाओ और दरवाज़ा खोलो अंदर से। उसने दरवाज़ा खोला, मेरी अम्मी अंदर गई, तो अंदाज़ा हुआ कि खालू खाने के दौरान ही फ्रीज हो गए थे और पता नहीं कब से उसी हालत में मौजूद थे। अम्मी ने उनको कंधे से पकड़कर हिलाया और आवाज़ दी, लेकिन वो पीछे को बिस्तर पर गिर गए। उनकी सांस चल रही थी, हार्ट बीट भी ठीक थी, मगर वो ऐसे थे जैसे कोई पुतला हो। उस लड़के को बोला कि गाड़ी लेकर आओ। हमारा हमसाया गाड़ी निकाल कर लाया, घर में खालू को गाड़ी में डाला और अम्मी साथ अस्पताल ले गई। उन्होंने कुछ इंजेक्शंस दिए, ड्रिप्स लगाई और डॉक्टर्स ने बोला कि पैरालिसिस का झटका लगा है। अब खालू पैरालाइज हो चुके थे और बस चारपाई पर थे। अब इन मामलात और इस बीमारी को तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर चुका था और वो बिल्ली तकरीबन हर रोज़ या अक्सर आती और रोती। आखिर एक दिन मेरे खालू वफात पा गए। पहले कुछ दिन तो सब मेहमानदारी और कफन दफन में मसरूफ़ रहते, लेकिन कुछ दिन बाद हमने नोटिस किया
कि अब वो सफ़ेद बिल्ली नज़र नहीं आती थी, और उस दिन के बाद कभी भी वो बिल्ली नज़र नहीं आई। आज मेरी उम्र 27-28 साल हो चुकी है, मगर ये साल मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब साल था, जो कि मुझे और मेरे घर वालों को ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। वो काला जादू एक स्लो पॉइज़न की तरह फैलता गया और उसने आखिरकार मेरे खालू की जान ले ली। अब इसके बाद ये सब यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। हमारे घर में तब से आज तक अक्सर किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास होता है। मेरी सांस अभी भी फूल रही है और मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं अपने घर के ऊपर वाले कमरे में बैठा हूँ अकेला, और आपको ये कहानी भेज रहा हूँ। मेरे कमरे के सामने जो कमरा है, वो वही कमरा है जहाँ ये सब शुरू हुआ था। और आज भी मैं जब छत पर आता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उस कमरे को देखूं, कि कहीं मुझे कुछ ऐसा नज़र ना आ जाए जो कि मुनासिब ना हो। खैर, अब हमारे घर में जो होता है वो ये है कि अक्सर रात को 1 से 2 बजे के दरमियान छत पर किसी के चारपाई घसीटने की आवाज़ आती है। तकरीबन हर रोज़ आती है। मेरी बहन भी कई बार ये आवाज़ सुनती है, मैं भी सुनता हूँ। और हमारी जो सीढ़ियाँ हैं वो ऐसी हैं कि उनमें एक मोड़ आता है। सीढ़ियाँ उतरते हुए ऊपर से आते वक्त जब आप उस मोड़ पर पहुँचेंगे तो कभी कभार आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको हल्का सा धक्का दिया हो या पुश किया हो, और आप उस धक्के की वजह से फ़ौरन 2-3 स्टेप नीचे उतर जाएंगे। और इसी तरह एक दफ़ा अपने इसी ऊपर वाले कमरे में मैं मौजूद था लेट नाइट, और मैं अपने किसी दोस्त को वॉइस मैसेज कर रहा था। तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं दरवाजे के बिल्कुल सामने बैठा था कि अचानक वॉशरूम का सिंक तेज़ी से हिलने लगा। मैं वॉइस मैसेज कर रहा था और उसी दौरान वो हिलने लगा, और मैंने मैसेज रिकॉर्ड करते हुए जब उधर देखा तो वो हिल रहा था। बस मैंने मैसेज रिकॉर्ड किया, कमरा छोड़ा और नीचे आकर बैठ गया। ऐसे छोटे छोटे वाक़यात तो अब हमारे घर में होते रहते हैं, मगर उनकी अब एक आदत सी हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कभी हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं किया। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही खौफनाक और सच्चा वाक़या। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद ऐसे ही सच्चे और खौफनाक वाक़यात सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या वाक़या है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप उस पर हमें अपना वाक़या भेज सकते हैं। मैं उस कहानी को नरेट करके अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। मिलते हैं जल्द ही किसी ऐसे ही खौफनाक वाक़ये के साथ। तब तक जुड़े रहिए।